So hello, in this video we are going to discuss about the JEE Advanced Paper 1, and in this video we'll try to understand the chemistry portion, that whatever the question which is there in the JEE Advanced 2024 Paper 1 in the chemistry portion, that we are going to discuss in this particular video. ओके तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला है कि हमारे पास 10 ग्राम आइडियल गैस है जिसका नाम X है एट 300 केल्विन एंड विच हैज अ प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर। तो वी हैव अ क्लोज कंटेनर, हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है। सपोज इस क्लोज कंटेनर में हमारे पास आइडियल गैस दिया हुआ है एंड दिस आइडियल गैस का नाम X है। इसका जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है। अगर बात करें हम लोग वेट ऑफ द गैस की, वेट ऑफ X दैट इज गिवन एज 10 ग्राम, और वहीं पर बात करें हम लोग प्रेशर की, तो इसका प्रेशर दिया हुआ है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड एट द सेम टेम्परेचर अब क्या कर रहा है? एट द सेम टेम्परेचर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 80 ग्राम ऑफ अनदर आइडियल गैस Y इज एडेड, और उसको ऐड करने पर जो प्रेशर है वो 6 atm हो जा रहा है। तो हमारे पास जो कंटेनर है, द कंटेनर रिमेन सेम कंटेनर इज देयर नाउ। यहाँ पर अब गैस X भी है और गैस Y भी है, बोथ द गैसेस आर देयर। गैस X का जो वेट है दैट इज इक्वल टू 10 ग्राम, गैस Y का जो वेट है दैट इज इक्वल टू 80 ग्राम। कंटेनर सेम है तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम। जो प्रेशर की अगर बात करें तो टोटल प्रेशर कितना है? टोटल प्रेशर दिया हुआ है यहाँ पर 6 atm, तो वी राइट 6 atm है। तो यहाँ से पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ X एंड Y एट 300 केल्विन। ओके, तो अगर बात करें हम लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ X and then we have root mean square velocity of Y. तो root mean square velocity हमें फॉर्मूला पता है, that is equal to root over 3RT by M, और यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग root over 3RT by M. M is the molecular weight, M यहाँ पर molecular weight है। My is the molecular weight of Y itself। तो टेम्परेचर सेम है तो यहाँ से हम लोग ये वाला पार्ट कैंसिल कर सकते हैं, एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? तो हम लोग बोल सकते हैं कि दैट विल बी इक्वल टू My by Mx, where My is the molecular weight of Y and Mx is the molecular weight of X gas। तो anyhow we have to find the ratio of the molecular weight। जो molecular weight का रेशियो है Y और X का, वही निकालेंगे हम लोग, जिससे हमारा जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है X और Y का रेशियो वो वहाँ से आसानी से निकल सकता है। तो जो डेटा दिया है उसी डेटा को यूज करते हुए मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस डेटा से मान लीजिए इसमें हम लोग केस 1 लिख देते हैं। केस 1 में हम लोग आइडियल गैस अप्लाई करेंगे, PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही गैस है X, प्रेशर दिया हुआ है आपका 2 atm, वॉल्यूम को V मान लेते हैं लीटर में, N का वैल्यू आपका दिया गया है, सपोज N वेट दिया हुआ है, इसको हम लोग 10 by mx कर लेते हैं, देन RNT। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 सपोज। और यहाँ पर अगर हम लोग इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग PV इक्वल टू nRT। यहाँ पर गैसियस मिक्सचर है एक्चुअली, तो गैसियस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर है 6 atm, वॉल्यूम में भी, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर X और Y दोनों है, तो गिवन द वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे है आपका गिवन द वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय RT। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 सपोज। अब हम लोग क्या करेंगे? सिंपल 3 और 2 को डिवाइड कर देंगे। तो अगर 3 और 2 को हम लोग डिवाइड करें तो क्या देखने को मिलेगा? हमें ये देखने को मिलेगा 6 इंटू वी एंड 2 इंटू वी इज इक्वल टू 10। यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, वी कैन टेक 10 आउट, 10 into RT 1 by mx plus 8 by my, और यहाँ पे आपका है 10 RT by mx।
तो 10 RT को पूरा कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम को कैंसिल कर सकते हैं, ये mx ऊपर जाएगा, तो दैट विल बिकम 1 एंड देन वी हैव mx बाई my इंटू 8। ये वैल्यू आपका 3 हो जाएगा और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस mx बाई my इंटू 8। तो यहाँ से हम लोग my बाई mx का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो my बाई mx का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये आप देख सकते हो, ये इधर जाएगा तो दैट विल बिकम 2, 1 बाई 4 दैट विल बिकम 4। ठीक है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए my बाई mx का वैल्यू ही तो निकालना था हमें, my बाई mx का वैल्यू निकल गया तो RMS वेलोसिटी का वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग अब इक्वेशन नंबर 1 की बात करें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 जैसा कि हमने देखा था कि RMS ऑफ x डिवाइडेड बाय RMS ऑफ y that will be equal to root over molecular weight of y and molecular weight of x. Molecular weight of y is 4 and x is 1, so that will become 2:1. This is your answer. 2:1 will be the correct answer for this. So option D is correct one. Okay, we are going to the next question now. Next question is from the inorganic chemistry. This belongs to group number 15, P block chemistry. Group 15, P block chemistry. In this question, they are saying that at room temperature, disproportion of an aqueous solution in situ generated nitrous acid gives the following. In generally, they are asking if nitrous acid undergoes disproportionation reaction, if the nitrous acid is undergoing disproportionation reaction, then what product will going to be formed? So this question is directly from the NCERT. If you see the group 15 NCERT, group 15 part of the NCERT P block chemistry, then in that case, if you see the chemical properties of group 15, under which we have taken an oxidation state, in that oxidation state their portion one, in that oxidation state portion उन्होंने काफी साफ लिख रखा है कि in case of nitrogen all the oxidation state from +1 to +4 tends to disproportionate in acidic solution, और ये नाइट्रस एसिड का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा रखा है जहां पर वो डिस्प्रोपोर्शनेट होकर नाइट्रिक एसिड और NO बना रहा है। और ये नाइट्रिक एसिड हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट विल एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म, और ये H+ आयन वाटर के साथ मिलके विल बी देयर इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए। तो डायरेक्टली बोल सकते हो इट इज फ्रॉम द NCERT बुक, NCERT बुक से लिया गया है डायरेक्टली इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन को आप बोल सकते हो इट्स बेस्ड ऑन बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो बोथ ऑफ दोस थिंग्स यू कैन यूज हियर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक कंपाउंड है, इसको बोलते हैं हम लोग एस्पार्टेम। दिस इज आर्टिफिशियल स्वीटनर, दिस इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, और ये डाइपेप्टाइड है। डाइपेप्टाइड किसका किसका है, तो एस्पार्टाइल फिनाइल एलानिन मिथाइल ईस्टर। तो यहाँ पर 2 एमिनो एसिड पाए जाएंगे एस्पार्टम में। कौन कौन से हैं, एक तो है आपका एस्पार्टिक एसिड और एक है आपका फिनाइल एलानिन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यू कैन सी हियर कि ये जो हमारे पास फिनाइल एलानिन है, ठीक है, वो फिनाइल एलानिन का एस्टर हमें कंसीडर करना है। यू हैव टू कंसीडर द एस्टर ऑफ द फिनाइल एनालिन, और फिनाइल एनालिन का जो एस्टर होगा उसमें जो R पार्ट होगा दैट विल बी द मिथाइल। तो अगर हमें फिनाइल एलानिन का एस्टर लेना है तो जरूरी इसका हमें कार्बोक्सिलिक एसिड फ्री रखना होगा, इन कार्बोक्सिलिक एसिड इन डाइपेप्टाइड, सॉरी, यहाँ पे जो डाइपेप्टाइड हम बनाएंगे, किसका किसका किसके किसके एमिनो एसिड को लेकर डाइपेप्टाइड बनाएंगे, तो फिनाइल एनालिन और एस्पार्टिक एसिड। तो जो फिनाइल एनाइल का C डबल बॉन्ड OH है ना, उसको हम लोग फ्री रखेंगे।
जिससे उसका एस्टर मिल सके। और COH फ्री है, मतलब ये जो हमारा फिनाइल एलानिन होगा दैट विल बी द C टर्मिनल। ये आपका C टर्मिनल है, और ये C टर्मिनल है तो ऑब्वियसली यहाँ पर डाइपेप्टाइड है, तो फिनाइल एनालिन के अलावा एस्पार्टिक एसिड है, तो एस्पार्टिक एसिड विल बी योर N टर्मिनल। तो ये आपका N टर्मिनल हो जाएगा, ये आपका C टर्मिनल हो जाएगा। N टर्मिनल है एस्पार्टिक एसिड, इसका मतलब है कि एस्पार्टिक एसिड का जो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है वो फिनाइल एनालिन के NH2 ग्रुप के साथ कंबाइन करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। इट विल फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड। तो सिमिलर जस्ट देख सकते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल है ये। जैसा कि अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो ऑप्शन 1 में आप देख सकते हो कि ये फिनाइल एलानिल का पार्ट है, और इस फिनाइल एलानिन में हमने काफी अच्छे से देखा कि C डबल बॉन्ड OH है यहाँ पर, और उसका एस्टर है। ठीक, तो ये पार्ट तो सही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जो अगर बात करें हम लोग एस्पार्टिक एसिड की, तो एस्पार्टिक एसिड का ये जो C डबल बॉन्ड OH है ना, दिस शुड कंबाइन, मतलब अल्फा कार्बन एटम के ऊपर जो C डबल बॉन्ड OH रहता है वो NH2 से कंबाइन करना चाहिए इन ऑर्डर टू फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड। इस यहाँ पर इन्होंने इसके साइड वाले चेन के साथ इसका कॉम्बिनेशन करवाया है, तो दैट इज नॉट करेक्ट। साइड वाले चेन का जो एसिड है दैट विल नॉट कंबाइन विद द NH2 ग्रुप इन ऑर्डर टू फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, इन दिस केस ये आपका C टर्मिनल है, C टर्मिनल ऑफ फिनाइल एनालिन। C टर्मिनल में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका मिथाइल एस्टर लगा हुआ है, एंड दिस इज योर N टर्मिनल। N टर्मिनल क्या है आपका, तो N टर्मिनल आपका एस्पार्टिक एसिड है। एस्पार्टिक एसिड का ये अल्फा पोजीशन है जहाँ पर NH2 और C डबल बॉन्ड OH है जो कंबाइन किया हुआ है NH2 ऑफ फिनाइल एनालिन के साथ। तो यहाँ पर सब चीज ठीक बैठ रहा है। अगर हम लोग ऑप्शन C की बात करें, तो ऑप्शन C की अगर देखें तो हम लोग यहाँ पर ये जो आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप, C डबल बॉन्ड जो यहाँ पर C टर्मिनल है, दिस C टर्मिनल इज ऑफ एस्पार्टिक एसिड। ये एस्पार्टिक एसिड का C टर्मिनल है, जो कि नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन दिस केस, तो यहाँ पर आपका जो C टर्मिनल है वो फिनाइल एनालिन का है, लेकिन ये एस्टर नहीं, दिस इज नॉट द एस्टर, बट बोला है कि एस्पार्टम में ये एस्टर होता है, that is also not correct. So obviously the option B is correct. Okay, question number 4. Question number 4 की बात करें, यहाँ पर बोला है कि among the following option select the option in which complex set 1 show geometrical isomers and 2 complexes in set 2. Okay, तो set 1 में जितने भी complexes है, each complex should show the geometrical isomers. और सेट 2 में जो 2 कॉम्प्लेक्सेस है वो एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर्स होने चाहिए। तो अगर हम लोग ऑप्शन ए की बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर 1 में आप देख सकते हो कि जो पहला एग्जांपल है ये जो सेट 1 में है, दिस वन इज टेट्राहेड्रल नेचर। ये आपका टेट्राहेड्रल होता है क्योंकि D3 देखने को मिलेगा यहाँ पे, और अगर ये टेट्राहेड्रल है तो फिर कभी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो नहीं कर सकता, क्योंकि टेट्राहेड्रल के जो सारे पोजीशंस हैं, all the positions are equivalent in nature, so this will never show an geometrical isomers। और अगर ये geometrical isomers शो नहीं कर रहे हैं तो फिर आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी पे चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है, नो डाउट अबाउट दैट। ये शो कर सकता है, ये भी शो कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेकिन सेट 2 में जो ये दोनों चीजें हैं, दे विल शो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, पर बोला है यहाँ पर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो ये ऑप्शन बी भी नहीं होना चाहिए। अगर ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यस, ये आपका Ma3B3 टाइप है, तो ये शो करेगा, और यहाँ पर ये भी शो करेगा इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में। तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लिगेंड्स का उसका एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर, तो ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन डी में देख ही सकते हो कि यही ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर रहा है, तो इसको ऐसे ही डिस्कार्ड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को अब यहाँ से हमारा सेक्शन 2 स्टार्ट होता है। सेक्शन 2 इज हैविंग मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 12,
मैक्सिमम मार्क्स 12 है, ओके। एंड इन दिस मैक्सिमम मार्क्स आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन कैसे हैं, तो 1 और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन इज देयर, और इसमें देयर आर सम पार्शियल मार्किंग इज देयर इन दिस केस। तो हम लोग क्वेश्चन 5 को डिस्कस करते हैं। दिस इज 1 और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन इज देयर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की डिस्कस करें कि अमॉन्ग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज व्हाट। तो फर्स्ट ऑप्शन है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एक्सिस्टेंस ऑफ डेफिनिट पार्ट फॉर इलेक्ट्रॉन्स। एंड ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही था जिसने इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्ट डेफिनिट पाथ को पूरा से नेग्लेक्ट कर दिया था, या फिर बोला था कि कोई भी डेफिनिट पाथ पॉसिबल नहीं हो सकता है बिकॉज वी कैन नॉट प्रिसाइसली फाइंड द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। तो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये आपका सही है। यहाँ पर बोला है कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द 2s ऑर्बिटल इन एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इन्फिनिटली फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन का, आपका मान लीजिए 2s इलेक्ट्रॉन में है, 2s ऑर्बिटल में है, तो यहाँ से इसका जो अट्रैक्शन होगा दैट विल बी मच मोर हायर एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन विच इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। So obviously this will be more stabilized as compared to this one. So option B is also correct. According to Bohr's model, the most negative energy value for the electron is n equal to 1, which corresponds to the most stable state. Yes, that is also absolutely correct. हमें पता है कि जो बोर्स है, बोर्स ने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को डिटरमाइन किया था। इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो सबसे नेगेटिव होता है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन चाहे कितने भी एक्साइटेड स्टेट पे चला जाए उसको अल्टीमेटली n इक्वल टू 1 पे ही आना पड़ता है बिकॉज दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल स्टेट। तो यस, दिस वन इज आल्सो वेरी मच करेक्ट इन नेचर। ओके, इसके बाद अगर बात करें हम लोग इस पर्टिकुलर चीज की वेलोसिटी के बारे में, तो हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होता है। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट इटसेल्फ, या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं। तो अगर n बढ़ेगा तो दैट वेलोसिटी विल गोइंग टू डिक्रीज, और यहाँ पर क्या बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n, सो दैट इज रॉन्ग। तो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 इज A, B and C. So in this question they are saying reaction of isopropyl benzene with the oxygen followed by the treatment of H3O+. हमें पता है ये जो रिएक्शन है आइसोप्रोपाइल का, जो रिएक्शन है विद ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, और इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन को सबसे पहले रिएक्शन कराया जा रहा है O2 के साथ, एंड फर्दर इट इज रिएक्टिंग विद H3O+. तो दिस इज द क्यूमिन फिनॉल सिंथेसिस जिसमें फिनॉल प्रोड्यूस होता है, नो डाउट अबाउट दैट। और फिनॉल के साथ साथ एक बाई प्रोडक्ट भी देखने को मिलता है यहाँ पे, एंड द बाई प्रोडक्ट इज नथिंग बट विच इज एसीटोन। यहाँ पर इस बाई प्रोडक्ट को इस क्वेश्चन में P बोला गया है, तो हम लोग एसीटोन को P बोलेंगे यहाँ पे। अब इस P जो एसीटोन बना P, उसको हम लोग 3 इक्विवेलेंट क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। 3 इक्विवेलेंट क्लोरीन, अगर 3 इक्विवेलेंट क्लोरीन के साथ हम लोग इसका रिएक्शन कराएं, देन जो क्लोरीन है दैट विल गेट अटैच्ड टू द अल्फा पोजीशन। ये जो क्लोरीन है वो अल्फा पोजीशन पर जाकर अटैच्ड हो जाएगा, तो 3 क्लोरीन विल कम एज 3 Cl2 हैव बीन यूज्ड देयर। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, तो P से रिएक्ट करने के बाद जो बना उसको Q बोल रहे हैं। सो दिस वन इज द Q। अब इस Q का रिएक्शन कराया गया है विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं, दैट इज नथिंग बट ए बेसिक मीडियम। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते ही इट्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप है, यहाँ पर देयर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, बेसिक कंडीशन है हमारे पास। हाइड्रोफॉर्म टाइप ऑफ रिएक्शन होगा, एक हाइड्रोफॉर्म टाइप ऑफ रिएक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे। सबसे पहले विल हैव ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के बाद ये जो अच्छा लिविंग ग्रुप है ये बाहर निकल जाएगा फ्रॉम द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, एंड दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्टीमेटली यहाँ पे जो सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट CaCl3 विल गोइंग टू बी प्रोड्यूस। तो
RnS जो है कंपाउंड RnS, S है जो कैल्शियम सॉल्ट है, तो हम लोग इसको S बोलेंगे एंड दिस वन विल बी योर R। तो P क्या है, Q क्या है, R क्या है, S क्या है, उसके बारे में हमने यहाँ पर डिटरमाइन कर लिया है। अब P और Q के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनको हमें बताना है कि वेदर दे आर करेक्ट और नॉट। इफ दे आर करेक्ट देन इट विल बी आवर आंसर। तो सबसे पहले P और रिएक्शन ऑफ P है इसके साथ R के साथ इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयन। तो ये हमारे पास P है और ये हमारे पास R है इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो P इज नथिंग बट एसीटोन। उसका रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ करवा रहे हैं और क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराए तो दिस हाइड्रोजन इज समवॉट एसिडिक इन नेचर। तो बेस के साथ रिएक्ट करके ये कार्बन आयन फॉर्मेशन करेगा। That carbon ion can act like a nucleophile and can produce a nucleophilic addition reaction है। यहाँ पे nucleophile addition reaction कर सकता है ये, which ultimately results in the formation of this molecule। तो ultimately ये molecule produce कर देगा। तो yes, option A is absolutely correct। R का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएं in presence of light तो फॉस्फोरिक गैस प्रोड्यूस होगा। R क्या है, R is chloroform। yes, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन अगर हम लोग ऑक्सीजन से साथ करवाएं तो फॉस्फोरिक गैस will going to be produced and this reaction is given in NCERT itself। NCERT में भी ये मेंशन है, आप देखोगे अल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन्स और हेरेडिन्स के चैप्टर्स का लास्ट में ये रिएक्शन दिया गया है। Q react with NOH to produce CCl3COH। ओके, Q क्या है हमारे पास, Q is this one। ओके, इसका रिएक्शन किसके साथ करवाया है, इसका रिएक्शन कराया है NOH के साथ। तो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये कंपाउंड जैसा कि कैनिज़ारो रिएक्शन टाइप शो किया गया है वो नहीं होगा यहाँ पे। इनफैक्ट ये जो अच्छा लिविंग ग्रुप है ये आपका बाहर निकल जाएगा। ओके, और बाहर निकल के that result with the formation of chloroform and acid। so that will be the incorrect statement। ये आपका incorrect statement है। S को हिट करने से P प्रोड्यूस होता है। S क्या है, यस कैल्शियम एसीटेट है। अगर कैल्शियम एसीटेट को हम लोग हिट करते हैं तो एसीटोन प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये अपन लोगों का कैल्शियम एसीटेट है, we are drawing one more molecules of calcium acetate। और यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो as soon as it hit this one then जो कैल्शियम कार्बोनेट है that will comes out। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है आपका, two molecules of calcium carbonate will comes out on heating and जो रेस्ट पोर्शन है वो आपका एसीटोन प्रोड्यूस कर देंगे। that results in the formation of acetone। तो यस, आप बोल सकते हो कि आपका ये स्टेटमेंट भी सही है। तो करेक्ट आंसर for this question is A, B and D। That is the correct option, or you can say the answer for this question। Okay, now we are moving to the next question। The next question is, in which option or options at least 3 molecules will follow the octet rule। Okay, तो octet rule which of them will going to follow उसके बारे में हमें बताना है। तो जैसा कि हमें पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस विल फॉलो द ऑक्टेट रूल डेफिनेटली। C2H4 it will also follow the octet rule। NO is a odd electronic species, it will not follow। odd electronic species है ये, तो ये फॉलो नहीं करेगा। और अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखने को हमें मिलेगा। नाइट्रोजन का ऑक्टेट फुलफिल नहीं है, आप देख सकते हो इसके ऊपर 2 4 8 9 इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऊपर। ओके, एज देयर इज 9 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर ऑन द नाइट्रोजन एटम, तो इट विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है यहाँ पर। एज नाइट्रोजन के ऊपर 9 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड। अच्छा, हाइड्रोजन के लिए उसका जो ड्यूप्लेट है दैट कैन बी कंसीडर्ड एज एन ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल को ऑक्टेट नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि जितने भी नोबल गैस हैं उन सारे नोबल गैस के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इन जनरल,
ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन के लिए वो तो 8 नहीं जा सकता ना, तो उसके लिए ड्यूप्लेट ही उसका, अगर वो ड्यूप्लेट ले लेता है तो यू विल से दैट इट इज सेटिस्फाइंग इट्स ऑक्टेट। तब वो बोल देंगे कि वो ऑक्टेट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी ऑक्टेट सेटिस्फाइड है, ये भी ऑक्टेट सेटिस्फाइड है, ये भी सेटिस्फाइड है, एटलीस्ट 3 तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन होगा हमारा। NO2 मॉलिक्यूल की बात करें तो NO2 मॉलिक्यूल आपका और इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट सेटिस्फाइड नहीं है। ओजोन में यस सेटिस्फाइड होता है, Cl H2SO4 में सबका सेटिस्फाइड होता है, तो डी भी आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन वहीं पर बात करें हम लोग यहाँ पर, तो इसका भी सेटिस्फाइड नहीं है BCl3 का। बोरोन का इज नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी सेटिस्फाइड नहीं है, इसका भी सेटिस्फाइड नहीं है, सिर्फ इसका सेटिस्फाइड है। बट सिंस एटलीस्ट 3 बोल है तो सी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। CO2 में ये सेटिस्फाइड है, ये सेटिस्फाइड है, ये सेटिस्फाइड है, तो डी भी करेक्ट ऑप्शन है। दिस इज नॉट सेटिस्फाइड ऑक्टेट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका A, B and D। A, B and D is the correct option for this. Okay, let's move for the next question, question number 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में एक वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पर 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है। ओके, वेरी गुड। तो इस मोनोएटॉमिक गैस के लिए ये हमारे पास एक पाथ है जो x से y की तरफ जा रहा है और y से z की तरफ जा रहा है, और इस पाथ में हमें कैलकुलेट करना है आई थिंक टोटल चेंज इन एंथैल्पी। तो डेल्टा H वी हैव टू कैलकुलेट। डेल्टा H कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट्स वेरी इजी। इस xy के लिए आप डेल्टा H कैलकुलेट कर सकते हैं। xy क्या है? अगर xy की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो डेल्टा H है आइडियल गैस के लिए होता है NCP dt Fe2 - T1, बट सिंस आइसोथर्मल प्रोसेस है तो दिस विल बिकम 0। और YZ की हम लोग बात करें तो YZ में क्या होता है? YZ इज डेल्टा H इज इक्वल टू NCP बार, देन विल हैव T2 - T1। तो N है आपका 5 मोल्स, Cp कितना हो जाएगा? Cp विल बी इक्वल टू Cv bar plus R, then T2 - T1 is a 415 - 335। 415 और 335 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो आई थिंक इट विल कम अराउंड 80 का 80 आएगा। ओके, दिस विल बी 80। so you can say 5 into Cv will be equal to 12 and 8.3 is given, so that will become 20.3 and this will become 80। so 12 plus 8 is 20.3 and this is 80 is there। तो हम लोग बोल सकते हैं कि this total will be equal to how much? कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 400 into 20.3, और 400 20.3 को so it comes around 8120। 8120 will be the answer। this is for y to z। okay, और x to y 0 था, तो टोटल चेंज कितना हो जाएगा? टोटल z will be equal to 8120। 8120 will be the answer and that is there in terms of joule। ये जूल में ही आएगा आपका। तो ये आप तोड़ तोड़ के भी कर सकते हो, मैंने तोड़ तोड़ के किया, या फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक जाके डायरेक्ट डेल्टा H कैलकुलेट कर सकते हो। x to z डायरेक्टली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये अगर मेथड 2 की अगर हम लोग बात करें तो मेथड 2 की वजह से हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो डेल्टा H इज इक्वल टू यू कैन से डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। यू कैन राइट डायरेक्ट x z के लिए लिख दिया हमने। डेल्टा U कितना होगा? तो NCV बार बोल सकते हो dt, और ये PV को लिख सकते हैं हम लोग nRT। तो यहाँ से आपका हो जाएगा NCV बार डेल्टा T प्लस ये N और R कॉमन ले सकते हैं, दैट विल बी डेल्टा T। तो N कॉमन ले सकते हैं, CV बार प्लस R का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 8, और डेल्टा T आपका 80 है। तो N वैल्यू इज इक्वल टू 5, 8.3 दिया है, 20.3 इंटू 80, so that's around 8120 joule।
ऐसे भी कर सकते हैं या फिर तोड़ तोड़ के भी कर सकते हैं, बोथ द प्रोसेस कैन सॉल्व यू दिस। तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ, इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज 8210। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू केमिकल काइनेटिक्स। ओके, बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन से निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन से हम लोग निकालते हैं। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है आपका स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो रेट ऑफ स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन क्या है? तो रेट ऑफ द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन ये है आपका, जिसका रेट कांस्टेंट K2 है, और यहाँ पे कौन कौन से सब्सटेंस है रिएक्टेंट में, तो आपका N2O2 एंड H2 है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें ओवरऑल रिएक्शन की, तो ये आपका रिएक्टेंट है NO और हाइड्रोजन। इसका मतलब जो ऑर्डर निकलेगा आपका वो NO और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ही निकलेगा। तो आपको जो ऑर्डर निकालना पड़ेगा वो NO और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। तो N2O2 को हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं NO से विद रिस्पेक्ट टू दिस इक्विलिब्रियम। तो अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O2 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर 2। यहाँ से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O2 निकाल सकते हैं, दैट इज K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर 2। ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस N2O2 का वैल्यू वी कैन पुट हियर, K2 का वैल्यू तो जैसे रेट कांस्टेंट था उसको ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको भी ऐसे ही लिखते हैं, एंड दैट विल बिकम NO2 एंड हाइड्रोजन। ये दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट दे देगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किससे डिपेंड कर रहा है? NO का पावर 2 से और हाइड्रोजन के पावर के 1 से डिपेंड कर रहा है ये। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा आपका 3 विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर दिस। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एल्डिहाइड का रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग किसके साथ? तो एक एसिटल्डिहाइड है जिसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो एसिटल्डिहाइड इज रिएक्टिंग विद फॉर्मल्डिहाइड and that is reacting in presence of upon heating with concentrated NaOH। तो जैसा कि हमें पता है, ठीक है, कि यहाँ पर आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो दैट्स फर्स्ट एल्डिहाइड रिएक्शन गोइंग टू बी टेक प्लेस। ये आपका एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो एल्डिहाइड रिएक्शन होगा, इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, एंड दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस CH2OH। ये 3 बार एल्डोल करने के बाद हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस अभी भी हमारे सिस्टम में बहुत सारे फॉर्मल्डिहाइड हैं, तो ये आपका मॉलिक्यूल है जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसमें भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो बोथ ऑफ देम नाउ कैन अंडरगोज कैनिंजारो रिएक्शन। ये कैनिंजारो रिएक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। कैनिंजारो रिएक्शन करने पर हमें पता होना चाहिए कि ये जो पार्ट है दिस पार्ट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड दिस पार्ट विल गेट रिड्यूस्ड। तो ये आपका पार्ट रिड्यूस होगा मतलब अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा, दैट विल प्रोड्यूस एन अल्कोहल। ये आपका अल्कोहल प्रोड्यूस कर दिया है। और जो आपका एसिड है, दैट एसिड, ये जो एल्डिहाइड है, स्मॉलर एल्डिहाइड विल प्रोड्यूस एसिड। ये ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि OH माइनस आयन इसी के ऊपर रिएक्ट करेगा ड्यूरिंग द कैनिंजारो रिएक्शन, एज इट इज स्ट्रिक्टली लेस हिंडर्ड। और इसका जब हम लोग एसिडिफिकेशन करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है कि P एंड Q दो कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एक P है और एक Q है। कंपाउंड P टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है, Q एसिडिफिकेशन करने पर टॉलेंस टेस्ट देता है। तो ये आपको Q है क्योंकि इसका जब एसिडिफिकेशन करेंगे हम लोग तो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड बनाएगा एंड इस पार्ट की वजह से ये टॉलेंस रिएक्शन देता है, ठीक है। तो दिस विल बी Q और ये जो आपका पार्ट है दिस विल बिकम P। ये आपका P है। अब इस P का रिएक्शन कराया रहा है एक्सेस ऑफ साइक्लोहेक्सेन इन प्रेजेंस ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन से हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं इसका। तो कीटोन है ये साइक्लोहेक्सेन, एंड देन वी हैव PTS है, पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड इज
जस्ट एन कैटलिस्ट, ये आपका कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर आपका देखो डायोल है, देयर आर डायोल सिस्टम इज देयर, तो इस डायोल सिस्टम से कीटोन कनेक्टेड हो सकते हैं, द कीटोन कैन कनेक्टेड विद दिस डायोल सिस्टम। ठीक है, तो सिंस कीटोन है तो डायोल सिस्टम से कनेक्ट होकर साइक्लिक कीटल प्रोड्यूस कर सकते हैं, दे कैन प्रोड्यूस साइक्लिक कीटल। तो ये CH2 ऑक्सीजन है और इस कार्बन के साथ CH2 ऑक्सीजन है, ये कनेक्ट हो जाएगा किससे, तो ये साइक्लोहेक्सेन रिंग के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर भी CH2O है, यहाँ पर भी CH2O है, तो दिस टू विल गेट कनेक्टेड विद द साइक्लोहेक्सेन रिंग। तो ये कंपाउंड आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, दिस कंपाउंड विल गोइंग टू बी प्रोड्यूस। और ये कंपाउंड आपका क्या है, तो ये कंपाउंड आपका R है। अब ये R में बोला है कि सम ऑफ द नंबर ऑफ मिथिलीन ग्रुप CH2 ग्रुप एंड ऑक्सीजन एटम। तो अगर हम लोग मिथिलीन ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर मिथिलीन ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, दे आर 14 CH2 ग्रुप इज देयर। और वहीं पर अगर बात कर ले हम लोग ऑक्सीजन एटम की, तो ऑक्सीजन एटम है आपका 1 2 3 4, so 4 is there, so this will become total 18, so 18 will be the correct answer. क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि आपका टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ निकल टेट्राकार्बोनिल, निकल टेट्राकार्बोनिल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा, तो निकल का आपका 28 है और 4 कार्बोनिल है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन में होते हैं 6, ऑक्सीजन में होते हैं 8 एटॉमिक नंबर, तो उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल इज 14, दैट विल बिकम 28 प्लस 56 एंड 4 7 84, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 84 है। अगर यहाँ पर बात करें वेनेडियम की, तो यहाँ पर 6 कार्बन मोनोऑक्साइड है, 6 कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कितना, 6 कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब आप बोल सकते हो इस 14 इंटू 6, ये 84 हो जाएगा। और वेनेडियम तो ज़्यादा है, तो दिस इज मोर देन 84, 84 तो नहीं होगा ये। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 84 आएगा ये। यहाँ पर अगर बात करें क्रोमियम की, क्रोमियम के इस कंपाउंड की, तो यहाँ पर 5 कार्बन मोनोऑक्साइड है, 14 इंटू 5 70 और एंड 20 से ज़्यादा ये क्रोमियम 24 है, तो इज दिस ऑल्सो मोर देन 84। कॉपर अगर बात करें तो यहाँ पर 14 इंटू 3 14 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कॉपर का दिया गया है दैट इज 29, so that will become how much, 42 plus 29 that is 71, तो ये भी नहीं होगा। अगर यहीं पर बात करें हम लोग तो अगेन 17, ये ज़्यादा ही हो जाएगा 84 से, तो ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर बात करें हम लोग तो दैट इज इक्वल टू आयरन का हो जाएगा 26 एंड दिस विल बी 70, तो ये भी नहीं होगा हमारा। यहाँ पर इस केस की अगर बात करें तो कोबाल्ट विल बी इक्वल टू, कोबाल्ट का कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो कोबाल्ट के देयर आर टोटल 27, 27 में 3 और प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा 42, तो टोटल विल बिकम 72, तो ये भी नहीं होगा, दिस इज नॉट आल्सो करेक्ट। इसकी अगर बात करें तो क्रोमियम कितने हैं, तो क्रोमियम है आपका 24, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और ये 4 कंट्रीब्यूट करेंगे कितने, तो 56, तो यस दिस विल इक्वल टू 84, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ मैच कर रहा है। और इसका तो इसी का 77 हो जाएगा, तो ये 84 से तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज द one which is having same number of electron as compared to nickel, so correct answer will be 1. okay, 12th क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग तो 12th क्वेश्चन में यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है, तो रिएक्शन इज दिस वन, हाइड्रोजन है, कार्बन और उसके बाद CH2 15, we have COOET is there। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन कराया गया Hg2+ के साथ एंड H3O+, दिस इज OMDM रिएक्शन, जिसे हम लोग कुछ लोग रिएक्शन भी बोलते हैं इन केस ऑफ एल्काइन। तो एल्काइन के केस में क्या होगा यहाँ पे, तो एक कार्बन पे OH अटैच होगा और एक कार्बन पे आपका H अटैच होगा, और फिर बाद में वो टॉटोमेराइज करके दे विल फॉर्म देयर कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन, वो अपने कीटोन को प्रोड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें पता है सिंस ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है तो OH यहाँ पे अटैच होगा, O वहाँ पर अटैच होगा, तो वहीं पर आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी देखने को मिलेगा।
तो OMDM के बाद या फिर कुछ और रिएक्शन के बाद हमें ये देखने को मिलेगा, ये प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट विल बी द फॉर्म। उसके बाद जिंक एमलगम कॉन्क HCl, जिंक एमलगम कॉन्क HCl इज नथिंग बट इट इज द कैलामिनसन रिडक्शन रिएक्शन, CO ग्रुप को कन्वर्ट करेगा CH2 ग्रुप में, CO ग्रुप को CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद अगर जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, इफ यू डू द हाइड्रोलिसिस, तो एस्टर है, एस्टर विल फॉर्म इज कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, ये अपना कॉरस्पॉन्डिंग एसिड प्रोड्यूस कर देगा एसिडिक मीडियम में। और यहाँ पर टोटल हो जाएगा आपका, ये आपका 15 कार्बन और टोटल इज 17 कार्बन इज देयर। हाइड्रोजन की अगर बात कर लें तो हाइड्रोजन इज 30 एंड 5, तो हाइड्रोजन इज 35 हाइड्रोजन इज देयर। तो दिस फैटी एसिड्स विल गोइंग टू बी फॉर्म, दिस फैटी एसिड को हम लोग बोल रहे हैं P, इस फैटी एसिड्स को हम लोग बोल रहे हैं P। अब ये जो फैटी एसिड बना है इसको हम लोग ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल की अगर बात करें तो दिस इज आवर ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ये आपका ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। इस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल को हम लोग एक्सेस ऑफ P के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, एक्सेस ऑफ P के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म Q। तो अगर हम लोग इसका अगर रिएक्शन कराएं तो ये आपका एसिड है, ठीक है, और दिस इज द एसिड और ये आपका अल्कोहल है। तो अगर इसको रिएक्शन कराएं हम लोग तो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। यहाँ से फिर से हमें एस्टर देखने को मिलेगा। दिस इज द रिक्वायर्ड एस्टर। और तो Q जो है वो है एक एस्टर है, रिएक्शन ऑफ Q विद द एक्सेस ऑफ NOH। ओके, तो एक्सेस ऑफ NOH के साथ अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे, इफ यू रिएक्टिंग दिस कंपाउंड विद द एक्सेस ऑफ NOH, तो एक्सेस ऑफ NOH कराने से क्या होगा, एस्टर फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा, एस्टर फिर से ब्रेक डाउन होके इसका जो एसिड था उसका सोडियम सॉल्ट बनाएगा और यहाँ से जो अल्कोहल था वो तो प्रोड्यूस हो ही जाएगा, फिर से ग्लिसरॉल प्रोड्यूस हो जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड विल गोइंग टू बी प्रोड्यूस, फैटी एसिड वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसके बाद इस कंपाउंड को जो सोडियम सॉल्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसको ट्रीट कराया गया कैल्शियम क्लोराइड के साथ टू फॉर्म कैल्शियम सोप, दैट इज R। इसको अब फर्दर रिएक्ट करवाएगा किसके साथ, तो वी हैव रिएक्टेड दिस कंपाउंड विद द कैल्शियम क्लोराइड, इसके दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट प्रोड्यूस कर देगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 2 NaCl विल गोइंग टू बी फॉर्म। तो आप देख सकते हो कि दिस मॉलिक्यूल इज योर P जब ग्लिसरॉल से रिएक्ट करता है तो बनाता है Q, दिस वन इज योर Q को जब एक्सेस के साथ रिएक्शन कराते हैं NaOH और जो बनता है लास्ट में कैल्शियम सॉल्ट, उसको हम लोग यहाँ पे R बोल रहे हैं, तो दिस वन इज योर R। अब इसके बाद कुछ बोला है, देखिए, स्टार्टिंग विथ 1 मोल ऑफ Q, R, हाउ मेनी R विल गोइंग टू बी प्रोड्यूस इन ग्राम, स्टार्टिंग विथ 1 मोल ऑफ Q। तो अगर इसका 1 मोल हम लोग ले लें, ठीक है, इसका अगर हम लोग 1 मोल ले लें तो विल गेट 3 मोल्स ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की अगर बात करें, इस रिएक्शन में लोग देख सकते हैं कि 2 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर सिंस 3 मोल प्रोड्यूस हुआ है तो इसके कितने मोल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो इसके 3/2 मोल्स विल फॉर्म, मोल्स ऑफ R विल बी फॉर्म्ड। और अगर 3/2 मोल्स ऑफ R फॉर्म हो रहा है तो 3/2 मॉलिक्यूलर वेट इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, वी हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, so there are 18 carbons are there, so 18 into 12, 18 into 12 there are 35 hydrogens are there और 2 ऑक्सीजन है। ओके, इन सबको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
प्लस 40, तो दैट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट। ये आपका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। ठीक, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 606, और यहाँ से हम लोग जो निकाल सकते हैं दैट इज इक्वल टू 909 ग्राम विल बी द आंसर। तो इस मॉलिक्यूल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 909 ग्राम है। ओके, अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द टोटल नंबर ऑफ डाईमैग्नेटिक स्पेसिस। डाईमैग्नेटिक स्पेसिस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये मैंगनीज है, मैंगनीज पे यहाँ पर +3 है। मैंगनीज अगर +3 की बात करें तो दिस विल बिकम D4 सिस्टम, और ऑक्टाहेड्रल में है, तो ऑक्टाहेड्रल में होगा तो क्या होगा, सिंस इट इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन T2G लेवल में ही पाए जाएंगे, तो दैट विल बिकम T2G4 Eg0। तो ये आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा सिंस इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैंगनीज यहाँ पर भी +3 स्टेट में ही है। मैंगनीज here also is there in the +3 oxidation state। तो अगर मैंगनीज यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो फिर से ये D4, बट वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो आपका T2G3 Eg1 मिलेगा, दैट इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। अगर आयरन की बात करें तो आयरन इज देयर इन +3। अगर आयरन यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, देन इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू D5, ये आपका D5 देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग बात करें इसके ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो दैट विल बिकम T2G3 and that will become Eg2, so that is also paramagnetic in nature। और अगर बात करें हम लोग इस केस की, कोबाल्ट, यहाँ पे कोबाल्ट इज देयर इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 मीन्स इट विल बी देयर इन D6 कॉन्फ़िगरेशन, वीक फील्ड लिगेंड है, तो दैट विल बी अगेन T2G4 Eg2 पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। उसके बाद अगर आयरन की बात करें तो आयरन भी आपका किस स्टेट में है, तो आयरन इज देयर इन +3, और आयरन अगर +3 में है तो दिस विल बिकम D5, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो T2G5 Eg0 will be there, this is also in paramagnetic in nature। and the last compound is this। इस कंपाउंड की अगर बात करें हम लोग तो कोबाल्ट, कोबाल्ट इज देयर इन +3 मतलब इट विल बी देयर इन D6, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपको देखने को मिलेगा T2G6 Eg0, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंड हेंस दिस विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। ये आपका डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। तो only one molecule which is present in the diamagnetic among all of them, so answer is 1 for this। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 4 पेपर 1 जे एडवांस 2024 केमिस्ट्री के सेक्शन को यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 4 में जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टाइट्रेट है और टाइट्रेंट है, उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, और कंडक्टेंस का कैसा वेरिएशन होगा वही हमें यहाँ पर पता लगाना है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शंस में जिसके रेस्पेक्ट में सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकलनेस देखने को मिलेगा उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिससे एलिमिनेशन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पी के रेस्पेक्ट में 4 2 3 4 ऐसा ज्यादा अनसिमेट्रिकल वे में इसको दिया गया है, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिससे मेक श्योर करेंगे कि बहुत सारी चीजें एलिमिनेट हो जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें, टाइट्रेंट है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट, इसका मतलब ये है कि हम लोग इसको ऊपर से ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग इट, सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है, जिस कंटेनर में KCl पड़ा हुआ है। KCl और सिल्वर नाइट्रेट दोनों के दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, दे विल बी फुल्ली डिसोसिएटेड इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग आयंस। जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट हम लोग डालेंगे क्या होगा, सबसे पहले इसमें क्या था, इसमें था K+Cl- आयन। जैसे ही हम लोग इसमें डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट, तो ये सिल्वर नाइट्रेट विल मेक श्योर दैट ये क्या करेगा कि सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन निकालेगा। इसका मतलब पहले सिल्वर क्लोराइड का, अब सिल्वर और NO3 आ जाएगा।
सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा और जो Cl माइनस आयन है उसकी जगह पर NO3 माइनस आ जाएगा सोल्यूशन में, मतलब Cl माइनस आयन इन शॉर्ट NO3 माइनस आयन से रिप्लेस हो रहा है। तो अगर Cl माइनस आयन NO3 माइनस आयन से रिप्लेस हो रहा है तो आप देख सकते हो Cl माइनस आयन का जो वैल्यूज है वो कितना है, वो 7.6 है और NO3 माइनस आयन का जो वैल्यू है वो है 7.2। इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे वैसे वैसे आपका वैल्यू थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करता रहेगा, इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। और जैसे ही जब हम लोग पूरा KCl को प्रेसिपिटेट करवा देंगे उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से उसका जो कंडक्टेंस पावर है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो पहले डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज होगा, दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो दैट ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो P विल बी मैचेस विद द 3 और ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, 7.6 और 7.2 है, इसलिए यहाँ पर स्लोप भी कम देखने को मिल रहा है। okay. तो P विल बी मैचेस विद 3, आपका जो P है वो 3 के साथ मैच करेगा और P यहाँ पर 3 के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है, सो दैट विल बी योर आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जो ज्यादा अनसिमेट्रिकल रहेगा जिसके रिस्पेक्ट में जिस पर्टिकुलर ऑप्शन के जिस पर्टिकुलर बोल सकते हो कि कॉलम के रिस्पेक्ट में ज्यादा अनसिमेट्रिकलनेस रहेगा वहीं से स्टार्ट करेंगे तो चीजें जल्दी एलिमिनेट हो जाती है। तो यहाँ पर P3 के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है, दैट इज द C, सो C विल बी द करेक्ट वन। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, R को देख सकते हो, R विल बी मैच विद 2, यस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मैच करेगा, काफी शार्पली आपका क्या होगा, कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा। ठीक है, कंडक्टेंस क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन में क्या है, OH माइनस आयन है, उसको हम लोग क्या करेंगे H प्लस आयन से रिप्लेस करेंगे। तो OH माइनस आयन H प्लस आयन से रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, तो OH माइनस आयन की जगह वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो OH माइनस आयन का जो पावर होता है, कंडक्टेंस पावर इज मच मोर हायर, काफी ज्यादा होगा, एंड वाटर इज ऑलमोस्ट अनडिसोसिएटेड, तो काफी डिक्रीज होगा। लेकिन जैसे ही आपका ये इक्विवेलेंस पॉइंट या फिर एंड पॉइंट देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आप जैसे जैसे HCl डालोगे वो H प्लस आयन की वजह से फिर से कंडक्टेंस इंक्रीज होता रहेगा। तो R का वैल्यू, R आपका 2 के साथ मैच करेगा और बाकी सब वैसे ही है। तो यहाँ पर आप सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से ही कर सकते हो, दैट C विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग, ये आपका केमिकल बॉन्डिंग से है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर जेनॉन जेनॉन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से इसने 2 को यूज कर लिया है बॉन्ड फॉर्म करने में, मतलब 2 बॉन्ड पेयर होगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल हैव 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 बॉन्ड पेयर देखने को मिलेंगे और इसके अलावा 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर मींस द ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। इसका मतलब ये आपका जो है दैट विल मैच विद द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जैसा कि मैंने पहले बोला था, आप वो रूल यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, जिसके रिस्पेक्ट में ज्यादा अनसिमेट्रिकल ऑप्शंस होंगे उसको आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप S के रिस्पेक्ट में देख सकते हो ज्यादा अनसिमेट्रिकल है तो इसको यूज कर सकते हो। S की बात करें हम लोग तो S क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके, ठीक है, 8 में से 6 तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करेगा और 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड करेगा। इसका मतलब बोल सकते हो कि दिस विल बी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल विथ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा आपका ट्रायगोनल बाइपिरामिडल विथ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब S4 के साथ मैच करेगा और आप देख सकते हो S4 के साथ मैच कर रहा है इन ऑप्शन बी ओनली, ये सिर्फ ऑप्शन बी में ही मैच कर रहा है, तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो फिर से वही करते हैं हम लोग। आप देख सकते हो किसके रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकलनेस देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 1 1 4 है, फिर 4 4 1 है, यहाँ पर 5 5 2 2 है, यहाँ पर 3, तो सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकलनेस ये क्यों के रिस्पेक्ट में देखने को मिल रहा है। तो क्यों को ही हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। क्यों को सॉल्व करने से होगा ये कि आप बोल सकते हो कि जल्दी एलिमिनेशन से आपको आंसर मिल जाएंगे। तो क्यों को अगर सॉल्व करें हम लोग तो क्यों को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आप देखो क्यों में ये मॉलिक्यूल है, जैसे ही इसका ओजोलाइसिस करेंगे, ड्यू टू द ओजोलाइसिस रिएक्शन ऑफ दिस, तो क्या प्रोड्यूस होगा, दैट रिजल्ट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ, जैसे मान लो यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ मैं, दिस इज आवर नंबर 1, यहाँ पर 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग
तो 1 पे आपका C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ ओजोलाइसिस रिएक्शन। और अगर बात करें हम लोग, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 और यहाँ पर 6 पे भी आपका C डबल बॉन्ड O देखने को मिलेगा। तो दिस कंपाउंड विल गोइंग टू बी प्रोड्यूस एक्वस NaOH के साथ जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर दिस इज योर अल्फा कार्बन, यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करवाएंगे। इट्स अ सिंपल एल्डोल रिएक्शन। कीटोन वाले पोजीशन से हम लोग इनोलेट बनाएंगे और एल्डिहाइडिक पोजीशन पे हम लोग इसका रिएक्ट करवाएंगे। तो ये 2 और ये आपका जो 6 कार्बन एटम है, दिस 2 एंड दिस 6 कार्बन एटम will going to connect with respect to each other in order to form 5 member ring, 1 2 3 4 and 5। यहाँ से 5 member ring प्रोड्यूस हो जाएगा आपका। एक 5 member ring यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगा, जहां पर आप बोल सकते हो कि 2 और 6 का कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे 3 4 5। 2 पे क्या था, अगर 2 की बात करें हम लोग तो 2 पे हमारे पास C डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप था। 2 पे COCH3 और जहां पर 6 से कनेक्शन हुआ है वहां पर क्या आ जाएगा, तो वहां पे आपका एक OH आ जाएगा, दैट हाइड्रोजन विल कम। इथिलीन ग्लाइकोल, और इथिलीन ग्लाइकोल की अगर बात करें तो इसको क्या करेगा, दिस विल प्रोटेक्ट दैट वन। इथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करने पर उसको प्रोटेक्ट कर देगा। मतलब यहाँ पर इथिलीन ग्लाइकोल क्या करेगा, कीटोन के साथ रिएक्ट करके एक साइक्लिक कीटल का प्रिपरेशन करेगा, जिसको मैं यहाँ पे प्रोटेक्शन बोल रहा हूँ। दैट्स इट। ये आपका इथिलीन ग्लाइकोल हो गया। ओके, द नेक्स्ट थिंग अगर बात करें हम लोग, यहाँ पर जो ये एल्डोल रिएक्शन जब हुआ, एल्डोल रिएक्शन सिंस यहाँ पर हीटिंग कंडीशन है तो ये OH प्रोड्यूस होगा एंड दिस OH विल अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन एज वेल एंड दिस एलिमिनेशन रिएक्शन विल प्रोड्यूस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन सिंस हीट इज प्रोवाइडेड। ओके, इसके बाद BH3 के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करें तो BH3 हमें पता है हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विल मेक श्योर दैट कि जहां पर लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन है, लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे यहाँ पर OH ग्रुप का इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग। तो OH will group will be introduced here। यहाँ पे OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा और उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका H3O प्लस, मतलब जो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो साइक्लिक कीटोन है वो फिर से कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल अगेन कन्वर्टेड इनटू द कीटोन इटसेल्फ। और इसके बाद इसका रिएक्शन है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्ट करके दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल प्रोड्यूस कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पर 2 कार्बन पे एडजेसेंट पे, एक पे OH और एक पे आपका ये ग्रुप देखने को मिलेगा। यू विल बी एबल टू सी दिस ग्रुप। तो किस ऑप्शन में, लेट्स सी, लेट्स चेक दैट। 2 कार्बन पे ही सिर्फ देखने को मिलेंगे हमें। यस, इट्स द ऑप्शन नंबर 5th इटसेल्फ। ऑप्शन नंबर 5th इज द करेक्ट वन हेयर। तो जो क्यू है दैट विल बी मैच्ड विथ 5, तो ये 5 से मैच होगा, तो आपका ये दोनों जो है दैट विल बी इनकरेक्ट, ये आपका नहीं होना चाहिए। या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन सी होना चाहिए, क्यों 5 होना चाहिए। इसके बाद आप कोई भी एक चेक कर सकते हो, पी को चेक मत ही करना, ठीक है, पी का तो 3 ही होगा। ओके, तो या तो आर चेक कर लो या तो एस चेक कर लो, देन यू विल बी गेट द आंसर। तो अगर हम लोग आर की बात करें तो आर में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन आर। तो आर में हमें ये देखने को मिलेगा कि सबसे पहले इथिलीन ग्लाइकोल है। दिस इथिलीन ग्लाइकोल विल मेक श्योर दैट कि ये प्रोड्यूस करता है आपका एक साइक्लिक कीटल, और उसके बाद हम लोग इसका हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन कराएंगे। हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन विल मेक श्योर कि OH जहां पर लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन में वहां पर अटैच हो जाता है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करने पर दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन अगेन, एक कीटोन फिर से प्रिपेयर हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सोडियम बोरोहाइड्राइड से अगर रिएक्ट करे तो वो जो कीटोन है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो
तीन पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, देखिए तीन पोजीशन पे कहाँ कहाँ है, तो दिस इज द आंसर। तीन पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, दो पोजीशन पे OH, एक पोजीशन पे मिथाइल, सो वन इज करेक्ट। So we can say S will match with 1. If S is matching with 1, that means option E will be the correct in this case. यहाँ पे आपका option 1 correct हो जाएगा। Okay. तो this is the last question of the paper 1. In this question जैसा कि हम लोग बोल रहे थे कि जो सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल ऑप्शन है उसी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल है वो S है, 5 है, 1 है, 4 दिया हुआ है, तो S से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास टॉल्विन है, जब इसका KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाइट्रेशन क्या है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है हमारे पास। अपार्ट फ्रॉम दैट हीट भी किया है। हीट की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जितने भी पॉसिबल पोजीशंस है ना मेटा के, सारे पोजीशंस पे आपके नाइट्रो ग्रुप आकर लग जाएंगे, क्योंकि जो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है वो आपका क्या है, तो दैट इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। जब हम लोग इसको SOCl2 से रिएक्ट करवाएंगे तो दैट कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड, NH3 से रिएक्ट करवाएंगे तो एमाइड, Br2NO से रिएक्ट करेंगे तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेड रिएक्शन NH2 आ जाएगा, फिर डाइजोटाइजेशन हो जाएगा और उसके बाद वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ArSN1 रिएक्शन, वहां पर आपका OH आ जाएगा। तो दिस कंपाउंड विल गोइंग टू बी फॉर्म, दैट मींस S विल गोइंग टू बी मैच विथ व्हाट, तो S आपका मैच हो जाएगा 1 के साथ। तो सिंस S 1 के साथ मैच हो रहा है तो या तो ये सही होना चाहिए या तो ये सही होना चाहिए, ये दोनों तो नहीं हो सकता। अब आप किसी के रेस्पेक्ट में आप चेक कर लो, या तो R के रेस्पेक्ट में चेक कर लो, या तो Q के रेस्पेक्ट में चेक कर लो, या तो P के रेस्पेक्ट में चेक कर लो। तो मैं यहाँ पर P के रेस्पेक्ट में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो P में ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। तो P के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग चेक करेंगे तो सबसे पहले इसका मोल्टेन NOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास एक इप्सो सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, एंड द इप्सो सब्स्टिट्यूशन इज OH। और इसका जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो दैट सिंस यहाँ पर OH एक काफी ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को इतना ज्यादा एक्टिवेट कर देता है कि ये सारे पोजीशन पे नाइट्रेशन देखने को मिलेगा। तो जो P है दैट विल मैच विद द 3, आपका P जो है वो 3 के साथ मैच करेगा, और P अगर 3 के साथ मैच कर रहा है तो ये जो ऑप्शन C है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू, दिस इज फॉर JEE एडवांस पेपर 1।